देखो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एनसीईआरटी ढंग से एक एक क्वेश्चन तुम्हें आते हो, रिपीटेडली 4-5 बार कर दो। जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं पिछले 8-10-20 साल के, उसको ढंग से कर दो कई बार। और बाद में मॉक टेस्ट एंड में बुक्स आते हैं ना, बाद में मॉक टेस्ट के बहुत सारे बुक्स आते हैं, तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, काफी है, बस इतना ही काफी। कोई आर्टिफिशियल नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि मैं काफी पढ़ाया हूँ, मैं इतने साल पढ़ाया हूँ दिल्ली में, 7-8, मैं वही जीटी में पढ़ाता था और वहाँ मैंने 7-8 साल एक लगातार पढ़ाए हैं। तो उसमें क्या है कि हमने ये देखा है कि पीवाईक्यूज ढंग से कर लो, उस टाइप के ही क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। कई बार तो वही रिपीट ही होते हैं पीवाईक्यूज के बहुत सारे क्वेश्चन हर बार। कभी मान लो 4 साल पहले आया वो आ जाएगा, कभी 2 साल पहले वाले कुछ आ जाएंगे, कुछ 5 साल पहले वाले आ जाएंगे, ऐसे वाले रिपीट ही होते हैं। तो इस तरीके से भी है। चलो तो हम थोड़ा सिलेबस खोल लेते हैं। तो लास्ट क्लास में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कर रहे थे, तुमने ट्राई किया है क्वेश्चंस कुछ? मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक, है ना, ऐसा है, इसमें थोड़ा सा बच्चे मैट्रिक्स प्रोडक्ट में घबराते हैं। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस तो हाईलाइट किया था, अभी थोड़े और देख लेते हैं। तो कुछ रिजल्ट यहीं से देख लेते हैं जो ये कहना चाह रहा होगा। पहला रिजल्ट तो हमने ये किया था कि एक तुमने ये देखा था कि ए बी और बी ए कोई जरूरी नहीं इक्वल हो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से, तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल ही होगा। पहले तो ये हो गया। और ये है कि अच्छा आज मैंने लाइव नहीं किया लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे क्योंकि वो माइक लैपटॉप का खराब है, फोन के माइक से पढ़ा रहा हूँ। तो ए बी और बी ए इक्वल हो जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि ए इंटू बी हो सकता है डिफाइंड ना हो, बी इंटू ए डिफाइंड हो, या हो सकता है दोनों डिफाइंड हो दोनों डिफरेंट हो सकता है कि दोनों डिफाइंड ना हो, इस तरीके से है। हम एग्जांपल्स लास्ट क्लास में कुछ देखा था, अभी कुछ और देखेंगे। यहाँ देखो ये प्रोडक्ट, चलो यहाँ थोड़ा समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन बता रहा है कैसे हो रहा है ना, ए आई जे बी जे के जे फ्रॉम 1 to n, तो ये प्रोडक्ट है। चलो यहाँ समझते हैं इसका प्रोडक्ट, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में कराया था फिर भी समझते हैं। यहाँ सी क्या है, 2 रोज हैं 3 कॉलम है। बताओ भाई, अरे डी का क्या ऑर्डर है यहाँ पे? ये जो डी मैट्रिक्स है, ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कितने रो कितने कॉलम है, आइडिया है कि नहीं? सो 3 रो है 2 कॉलम है ना, ठीक है। तो बोल रहा है प्रोडक्ट डिफाइंड एज सी डी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द सेकेंड मैट्रिक्स, इसलिए सी डी डिफाइंड है। अगर डी सी की बात करता, मान लो डी सी, तो भी हम देखते हैं तो डी में पहले डी लिखेंगे, सो डी का ऑर्डर है 3x2, और फिर सी लिखेंगे, सी का ऑर्डर है 2x3। सो यहाँ भी पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, तो ये भी डिफाइंड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आएगी डीसी वो किस ऑर्डर की आएगी, आइडिया है तुम्हें? डीसी जो आंसर आएगी वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, क्या रो क्या कॉलम होगा उसमें? पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे का कॉलम, ये 3x3 की होगी। जबकि CD की जो बात कर रहा था ये, अगर तुम CD देखोगे तो C में तुम्हारा है 2x3 और D है तुम्हारा 3x2। जो तुम्हारे पास, तो ये डिफाइन तो है, ये डिफाइन तो है 3 इक्वल है, लेकिन CD जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या ऑर्डर होगा? क्या होगा? नहीं 2 into 2। ये वो बाहर क्या है, ये पहले मैट्रिक्स में रो कितना है 2, दूसरे में कॉलम कितना है 2, तो जो CD आएगा वो 2x2 होगा, ठीक है। और DC था 3x3। तुम्हें समझना ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली सी में हमें चेक करना है पहले कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर है, मतलब CD मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होके आएगी फाइनल, उसका ऑर्डर होगा जो पहले मैट्रिक्स का रो है दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम है। ये बस चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से। तो वैसा है यहाँ पे भी ऐसा ही है। डीसी में
कि यहाँ देखो ये 2 और 2 इक्वल है, तो चेक कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो क्या इसका ऑर्डर होगा, तो ये पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे का कॉलम, 3 क्रॉस 3 आएगी एक्चुअली। सो इस तरीके से होगा। क्या होगी, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देख लो। तो पहले सी डी बता देता हूँ क्या होगा देखो। तो सी डी अगर डायरेक्टली लिख दूं मैं यहाँ पे, चलो दोबारा से करते हैं। सो अगर मैं सी इंटू डी मल्टीप्लाई करूँ समझो, तो सी डी का आंसर क्या आएगा, तो मैंने तुम्हें जैसे बताया सी डी होगा 2 क्रॉस 2 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। सो ये पहले इक्वल होना चाहिए, डिसाइड कर रहे हैं इक्वल होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। रो में 3 है, कॉलम में भी 3 है, तो मुझे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा, इसीलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारे पास, और अब जो ऑर्डर आएगा फाइनली, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। ये प्रोडक्ट सी डी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब क्या एलिमेंट क्या होंगे, तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जैसे ये 1 है, सो 1 इंटू 2 2 हो गया, -1 इंटू -1 1 हो गया, दोनों को ऐड करना है तो 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू 5 10, अब इन तीनों को ऐड कर दो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो, क्योंकि एक से ज्यादा है ना एक रो में, हम हमेशा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट मुझे मिलेगा। सो आंसर फाइनली क्या हुआ, सो 1 इंटू 2 -1 इंटू -1 2 इंटू 5 10 प्लस 1 प्लस 2 कितना, 10 प्लस 1 प्लस 2 13 13 हो गया यहाँ पे। अब फिर से देखो, हाँ अच्छा कर दिया तुमने, ठीक है। सो 1 -1 2 था ना, तो 1 इंटू 7 -1 इंटू -1 2 इंटू -4 -8, तो 7 -1 -8 -9 7 -9 -2 एंड फिर अब सेकेंड रो का काम है। तो 0 3 4 को मल्टीप्लाई करना 2 -1 5 से, तो 0 इंटू 2 3 इंटू -1 4 इंटू 5 4 5 20 -3 17, फिर इसी को मल्टीप्लाई करना इसके साथ, तो 0 इंटू 7 3 इंटू 1 4 इंटू -4, तो 0 इंटू 7 0 3 इंटू 1 3 4 इंटू -4, ठीक है। सो 0 प्लस 3 -16 3 -3 -13, यस, तो ये आ गया। ऐसे ही अगर मैं डी सी फाइंड करूं, है ना समझने के लिए, तो मैं डी इंटू सी फाइंड करूं अगर, सो डी इंटू सी फाइंड करूंगा तो डी है 2 7 -1 1 5 -4, ये आपका डी मैट्रिक्स है, और सी मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 3 4। सो मैं डी को सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डी का ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम, इसमें है 2 रोज 3 कॉलम। तो हमने देखा कि जो फाइनल आंसर आना है वो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो चूंकि ये 2 इस 2 के इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट करके क्या आंसर आएगी, जो आंसर आएगी उसका ऑर्डर होगा, आप जानते हो 3 क्रॉस 3। अब एलिमेंट्स क्या होंगे, तो 9 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। तो रूल वही है कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 7 इंटू 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई किए ऐड कर दो, तो 2 इंटू 1 2 7 0, यहाँ आ गया 2। फिर इसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू -1 7 इंटू 3, तो 2 इंटू -1 -2 21 -2 -19 नहीं +19, चेक कर लो, है ना। फिर 2 7 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ 2 4 के साथ, तो 2 इंटू 2 इसके साथ 2 इंटू 2 7 इंटू 4, कितना हो गया तुम्हारा टोटल 4 + 28 32, यस। ऐसे ही देखिए पहले रो का काम हो गया है ना, पहली रो के सारे एलिमेंट आ गए। अब सेकेंड रो के एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ सेकेंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ मुझे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मिलेगा। तो सेकेंड रो 1 -1 1, यहाँ 1 0, तो -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 0 0, तो फाइनली -1। फिर इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ -1 इंटू -1 1 इंटू 3, फिर ऐड कर लो, तो -1 + 3 2। फिर ऐसे ही इसी सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 4 4, तो 4 - 2 2 हो गया। अब ऐसे ही 5 - 4 है, ठीक है ना। सो ये 5 - 4 जो है इसको मल्टीप्लाई करो 1 0 के साथ, तो 5 इंटू 1 -4 इंटू 0, तो ये आपका जस्ट 5। एंड ऐसे ही 5 - 4 को -1 3 के साथ, ओके, तो -5 और -12 -17। एंड ऐसे ही अब -6 है ना, क्योंकि 10 - 16, तो इस तरीके से निकाल लोगा। बस ये ध्यान दें, यहाँ भी तुमने देखा कि ये 3 क्रॉस 2 का, ये 3 सॉरी
ये 2 क्रॉस 2 का और ये 3 क्रॉस 3 का। कहने का मतलब है कि C इंटू डी डिफाइंड था, D इंटू सी भी डिफाइंड था, बट बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल आए, इक्वल नहीं भी आ सकते हैं, है ना। सो ये तो राशि मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं एग्जांपल्स कुछ हम लास्ट क्लास में भी किया था हमने। अच्छा इन्होंने कर रखा है ना। सो ये तो कोई करके तुम्हें समझा रहा है कि क्या आएगा। तो फाइनली इनका CD ये आया, है ना, जो हमारा आया था। और अब ऐसे ये सब किया जा सकता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। कि यहाँ A दे दिया, B दे दिया, बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये हो जाएगा, आप लोग कर दोगे, है ना। अब यहाँ रिमार्क जरा समझते हैं कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने देखा है सिंपली है कि आपको डिसाइड करना है कि A इंटू बी से मल्टीप्लाई करो तो A का कॉलम B के रो के इक्वल हो, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड रहेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो आप मल्टीप्लाई करो रो को, पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। अब ये पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होगा, जो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है वो प्रोडक्ट जो फाइनल मैट्रिक्स आनी है उसका नंबर ऑफ कॉलम होगा, ये चीज है। तो जैसे यहाँ क्या कहना चाह रहा है, इफ AB इज डिफाइंड देन BA डिड नॉट बी डिफाइंड। कहना चाह रहा है कि कहीं A इंटू बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है B इंटू A डिफाइंड होगा, है ना। इन द above example AB is defined but BA is not defined। अच्छा यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल दे रहा है, इसे चेक करो देखो। सो यहाँ पे क्या है, A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, B का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो A इंटू बी डिफाइंड है क्योंकि A में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है B में नंबर ऑफ रो के, तो इसीलिए प्रोडक्ट डिफाइंड है। अब A इंटू बी आप निकाल भी सकते हो। अगर आप A इंटू बी फाइंड करते तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, जो नंबर ऑफ रो A में है वो यहाँ आएगा और जो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ है वो यहाँ आएगा, तो 2 क्रॉस 3 आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 6 2 जा 12, 9 7 जा 63, 63 प्लस 12 यहाँ कर ही रखा है, यहाँ बस यही समझना है आपको, 75। फिर इसी रो को इस वाले कॉलम के साथ, तो 6 6 जा 36, 9 9 जा 63, 36 प्लस 63 देख लो, तो यहाँ कर रखा है 117, ठीक है ना, मैं वही बस लिख रहा हूँ। फिर इसी रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 0, 9 8 जा 72, तो ये हो गया। अब सेकेंड रो के लिए क्या करोगे आप, सेकेंड रो के लिए आप सेकेंड रो जो है उसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से। सो 2 इंटू 2, 3 इंटू 7, तो 4 प्लस 21 25। फिर ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 2 इंटू 6 12, 3 9 जा 27 प्लस 12 39। फिर ऐसे ही 2 3 को मल्टीप्लाई करो 0 8 के साथ, तो 0 प्लस 8 3 जा 24, तो फाइनल 24 आएगा। सो ये है जो यहाँ पे भी निकाल रखा है। अब जब B इंटू A की बात कर रहा है, जब B इंटू A की बात कर रहा है, तो B का ऑर्डर हमारे पास है 2/3 और जो A का ऑर्डर है वो है 2/2। सो फाइनल जो होगा, सो ये नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स, और इसीलिए दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है। सो दिस प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, दिस प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। सो ये प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है एक्चुअली। ओके आगे, सो आगे देख लो अब। सो यही बताना चाह रहा है, देख लेते एक बार क्या कहना चाह रहा है। सो अभी एग्जांपल में ए बी डिफाइन था, बी ए डिफाइन नहीं था। हमने देखा क्यों, क्योंकि बी में 3 कॉलम है, ए में सिर्फ 2 रो है, तो इसीलिए नहीं है। तो एग्जांपल कह रहा है कि इफ ए बी आर रेस्पेक्टिवली m क्रॉस n, तो ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है k क्रॉस l, तो बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। तो देखो ए बी कब डिफाइंड होगा, जब n बराबर k होगा, और बी ए कब डिफाइंड होगा, जब l बराबर m होगा, है ना। तो यही कहना चाह रहा है, कह रहा है इन पर्टिकुलर इफ ए बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन बोथ ए बी एंड बी आर डिफाइंड। अगर दोनों का ऑर्डर इक्वल ही है तो डिफाइन तो रहेगा ही, जैसे n क्रॉस n का पहला भी है, n क्रॉस n का दूसरा भी है, तो a इंटू बी भी n क्रॉस n का होगा, b इंटू ए भी n क्रॉस n का होगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। भले हो सकता है a इंटू बी का जो फाइनल आंसर आ रहा है और b इंटू ए का जो आंसर है वो दोनों इक्वल ना हो, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं इक्वल हो, या स्क्वायर है तब भी जरूरी नहीं इक्वल होगा, नहीं भी हो सकता है, बट डिफाइंड रहेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कोई 2 मैट्रिक्स है तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। ये कहना चाह रहा है कि नाउ वी शैल सी बाय एग्जांपल दैट इवन ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी। अगर दोनों डिफाइंड है तब भी जरूरी नहीं है कि ए बी बी इक्वल ही होगा।
ये एग्जांपल दे रखा, आप चेक करना, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है ए बी और बी इक्वल नहीं आएगा। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट चेक कर दिए, आप ट्राई करके देखो, अगर डाउट हुआ तो पूछना। ओके, सो यहाँ बस यही कहना चाह रहा है कि इन द एबव एग्जांपल बोथ ए बी एंड बी ए आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, बट यहाँ सेम ऑर्डर का नहीं था, बस यहाँ पे दिखा रखा है कि जब ए बी बी ए डिफाइंड है फिर भी जरूरी नहीं इक्वल होगा। ओके, तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देना, देखो एक ए है एक बी है, अब ए इंटू बी निकालोगे ये आएगा, बी इंटू ए निकालो ये आएगा, तब भी इक्वल नहीं है। तो कहना चाह रहा है कोई जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए अगर सेम ऑर्डर का है तब भी ए बी और बी ए इक्वल आएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये एग्जांपल दे रहा है। सो ये स्टेटमेंट हो गया, एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में ये आ जाते हैं, ये स्टेटमेंट क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो एडिशन कम्यूटेटिव था क्योंकि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि a प्लस बी जरूरी नहीं है b प्लस ए के इक्वल आए। ये तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रहा है कि दिस डज नॉट मीन दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस। मतलब ये नहीं कभी भी इक्वल नहीं, ऐसा नहीं कि ए बी और बी ए कभी इक्वल आएगा ही नहीं, कभी कभी इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस तरह से। सो एग्जांपल यहाँ दे रहा है, देखो कि जैसे ए और बी इस तरह का मैट्रिक्स है, ये है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते थे। सो इस केस में दोनों इक्वल है एक्चुअली, ठीक है ना। सो डायगोनल मैट्रिक्स है तो यहाँ पे दोनों इक्वल आएगा। सो कह रहा है कि ऑब्जर्व दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। सो मतलब अगर टू डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर बी ए हमेशा आएगा, अगर सेम ऑर्डर का दोनों है। सो ए एंड बी आर सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो ए बी और बी ए सेम आंसर होगा, दोनों का इक्वल ही आएगा हमेशा। अब कह रहा है जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट करे और जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। नंबर्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है। यहाँ एग्जांपल है, देखो है ना। ये कहना जब हम जानते हैं कि नंबर में क्या होता है कि फॉर रियल नंबर ए बी जीरो है, देन या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। लेकिन यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जीरो है, जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स जीरो, मैट्रिक्स नॉन जीरो भी हो सकता है। दस need not be true for the matrices। मतलब ये देखो a इंटू बी जीरो आ रहा, तुम चेक कर लो भाई मल्टीप्लाई करके। एक मिनट, इतना शोर हो रहा है। आगे देखते हैं, एक मिनट, इतना चेक कर लो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहां से कुछ वो जा रही है शायद। ये होगा अच्छा, इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो अभी चली जाती है तो
सो यहाँ पे क्या कह रहा है एक्चुअली कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं कम्यूटेटिव हो, ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि a प्लस बी को c से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ac प्लस bc हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। और ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां क्या लिख रहा था, यही लिख रहा होगा, देखो यही कह रहा है कि एसोसिएटिव लॉ, सो ये इक्वल रहेगा हमेशा। अगर तीन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब अगर डिफाइंड है प्रोडक्ट डिफाइन होने चाहिए, तब उस केस में इक्वल रहेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये भी और ये भी दोनों, तो यहाँ क्या है, ए लेफ्ट में है, यहाँ क्या है, सी राइट में है एक्चुअली। सो ए इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू सी, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स को तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल a इंटू आई इंटू ए के इक्वल रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वेरीफाई करते हो, कह रहा तुम चेक कर सकते हो, तुम पहले a को b से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पहले b c मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको फिर a के साथ मल्टीप्लाई करना, तो इक्वल आएगा एक्चुअली। तो ये सब वेरीफाई कर सकते हो, ये सब इजी क्वेश्चंस है, ट्राई करो, नहीं होगा तो मुझसे पूछ सकते हो डाउट में, फिर मैं डाउट में करा दूंगा। ये भी है ना, जैसे यहाँ ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब का मतलब पहले ए इंटू ए करके ए स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर को फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए क्यूब आ जाएगा। ये चीज है कि ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करो, ए क्यूब आ जाएगा, ऐसा। तो इस तरीके से है। बाकी ये एग्जाम्पल तुम ट्राई करके देखना। सो अभी क्या है तुम्हारे पास 3.2 एक्सरसाइज है, सो 3.2 भी ट्राई करके देखना है ना, अभी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुश्किल तो नहीं है, सारे प्रोडक्ट पे ही हैं। जैसे इसमें है, जैसे तुम करते हैं ना लोअर क्लास में, यहाँ देखो x प्लस वाई एक मैट्रिक्स दे रखा है और x माइनस वाई एक मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड कर लो तो y y कट गया, ऐसा समझ लो। तो यहाँ 2x, हालांकि काटते नहीं है, बस ये समझना जीरो हो जाएगा, सम इसका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा एक्चुअली। तो फिर इसको ऐड कर लो और यहाँ से x मैट्रिक्स आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लो, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सो मैं तो यही कहूँगा पहले ट्राई करके देखो डिफरेंट ये सारे क्वेश्चंस, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा है। यहाँ भी ऐसे ही है, fx इंटू एफ वाई है, तो यहाँ fx का मतलब हर जगह x है, जब तुम fy लिखोगे इसको तो यहाँ y कर दो हर जगह, और फिर दोनों लिख के मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। तो x प्लस वाई में क्या होगा, अगर तुम f ऑफ x प्लस वाई जब लिखोगे तो क्या होगा, तो जहां जहां x है इसको x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके देखो ये आ जाएगा। अब ये सब बस वेरिफिकेशन, कुछ मुश्किल है नहीं। यहाँ फिर से a क्यूब वाला है, तो पहले a को a से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर को a से a क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्चुअली। अब ये कुछ एप्लीकेशन वाले मैं कहूँ पहले ट्राई करो, तब आगे बात करेंगे। सो चलो ये देख लेते हैं खाली। अच्छा ये ऊपर वाले क्वेश्चन में बेस्ड है, सो ट्राई कर सकते हैं, देख लो। सो मतलब ये कि हमने आज कुछ ज़्यादा डिस्कस तो किया नहीं, हमने बस देखा कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन किए थे ऐसे, तो अभी बस एक दो क्वेश्चन देखे और बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखा। अभी एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं या तो। अब यहाँ बोल रहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस n, तो x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, w का ऑर्डर है n क्रॉस 3 और p का ऑर्डर है p क्रॉस k, ठीक है। सो ये हमारे पास है, ओके। अब कह रहा चूज द करेक्ट आंसर, तो आपको करेक्ट आंसर चुनना है, ठीक है। सो द रेस्ट्रिक्शन ऑन n के p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। सो p इंटू वाई और w इंटू वाई डिफाइंड रहेगा, तो चेक कर लो पी वाई कब डिफाइंड रहेगा। सो p का ऑर्डर है p 1 2 3 4 5, लास्ट मैट्रिक्स है। सो p का ऑर्डर है p क्रॉस k और y का ऑर्डर है दूसरा वाला 3 क्रॉस k। सो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो p y, p का ऑर्डर है p क्रॉस k और y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k।
सो दोनों प्रोडक्ट कब डिफाइंड रहेगा बताओ, जब k की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। तो पहली बात तो ये है कि k 3 होने चाहिए प्लस, अब ऐसे ही तुम्हें w को y से डिफाइन करना है, तो w को y से डिफाइन करना है। सो w का ये था तुम्हारा पास py था, अब w को y से करना है। सो w का ऑर्डर क्या है, चौथा वाला है n क्रॉस 3, सो ये है n क्रॉस 3। y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस k, सो फिर से देखो 3 3 इक्वल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो आएगा प्रोडक्ट होगा इसका ऑर्डर आएगा p क्रॉस k, राइट, और प्लस इसका ऑर्डर आएगा n क्रॉस k। अब दोनों कब ऐड कर सकते हैं बताओ, इन दोनों को ऐड कब कर पाएंगे, जब दोनों के ऑर्डर इक्वल होंगे, तो p की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी। तो दो रिजल्ट आया, एक तो k को 3 होना पड़ेगा और p को n के इक्वल होना पड़ेगा, ये k3 और pn, सो k3 और pn, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि अगर np इक्वल है, मान लो ठीक है, अगर np इक्वल दे दिया तुम्हें, तो क्या ऑर्डर होगा 7x - 5z का। तो x और z देख लो, x का ऑर्डर क्या है, x है 2 क्रॉस n और z का ऑर्डर क्या है तीसरा वाला 2 क्रॉस p। सो 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p, np इक्वल दे ही रखा है, तो यही ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p, np तो इक्वल ही है, तो आंसर 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p जो भी लिखा है वो सही हो जाएगा। सो 2 क्रॉस n, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूंगा कि जो लोग YouTube पे देख रहे हैं या अभी है लाइव में जो है, सो तुम लोग 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करो। 3.1 हम लास्ट क्लास में किया था, 3.2 कंप्लीट करो, और जो डाउट रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछो या कभी भी पूछ सकते हो। उसके बाद मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा ये चीज। सो अगली क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो ये 3.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज ये स्टॉप करते हैं, ज्यादा क्लास तो कुछ किया नहीं, बस प्रोडक्ट देखा और कुछ प्रॉपर्टीज देखे, कुछ क्वेश्चन किए, जल्दी आज हो गया, रहने देते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा यहाँ से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है भाई आर्यन। ठीक है सर, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।